So guys, that is a question number 1. In a triple effect evaporator, if the boiling point rise of the solution is significant, what impact does it have? So guys, this is lecture number 12 of the P2P series. ठीक है, जो कि अभी मैंने टैगलाइन डाल रखी है IOCL CBT के लिए, बट इसे जल्दी चेंज करूंगा और डालूंगा IOCL NRL CBT के लिए, क्योंकि NRL में भी आप जानते हो कि अच्छी खासी वैकेंसी आई है, तो उसके भी जो CBT होने वाली है उसके लिए सीरीज बहुत अफेक्टिव होने वाली है। सो दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, ट्रिपल इफेक्ट इवापोरेटर है। अगर बोलिंग पॉइंट राइज होता है और वो सिग्निफिकेंट है बोलिंग पॉइंट राइज, तो इससे क्या इंपैक्ट होगा? ठीक है, तो बोलिंग पॉइंट राइज होता क्या है? बोलिंग पॉइंट राइज होता है कि जब एक इवापोरेटर का प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट बन के बाहर निकलता है, तो रिलेटिव जो कॉन्सेंट्रेशन है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की, वो उसमें इंक्रीज कर जाती है। और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने की वजह से जो पूरा सोल्यूशन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो जब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है, तो उससे क्या इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है इंक्रीजेस द टेम्परेचर ड्रॉप अवेलेबल इन ईच अफेक्ट, एंड ऑप्शन बी है रिड्यूसेस द टेम्परेचर ड्रॉप अवेलेबल इन ईच अफेक्ट। ठीक है, तो टेम्परेचर ड्रॉप बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस है, और टेम्परेचर डिफरेंस बेसिकली एक ड्राइविंग फोर्स है ना, जो कि हमारे इवापोरेशन को करता है, हेल्प करता है उसकी। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट राइज हो जाएगा, तो जो अवेलेबल टेम्परेचर डिफरेंस है वो रिड्यूस कर जाएगा। सो पहले जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस सपोज करो T1 माइनस T2 होगा, अब वही टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 ना होके TBP हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट राइज हो जाएगा, जिसकी वजह से अवेलेबल टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है, तो गैस इससे ड्राइविंग फोर्स कम हो जाती है, और ड्राइविंग फोर्स कम होने की वजह से जो हमारा अवेलेबल एरिया है ना, वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर इवापोरेटर, हमें याद रखना चाहिए। फॉर द केस ऑफ इवापोरेटर, जो हीट एक्सचेंज होता है ना बिटवीन द स्टीम एंड द सॉल्यूशन, ठीक है, दैट इज गिवन बाय एस लैम्डा। अमाउंट ऑफ स्टीम कितने रिक्वायर्ड है, ओके, इन ऑर्डर टू गिव दैट हीट, मल्टीप्लाई बाय द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जो है स्टीम का। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू यू ए डेल्टा टी, and this delta T basically is temperature of the steam minus temperature जिस पे इवापोरेटर मेंटेन्ड है, जिस पे सॉल्यूशन है। तो आइडियली तो ये होता है TBP, बिकॉज जो इवापोरेटर होता है वो TBP पे मेंटेन्ड होता है। बट अगर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है, इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, जो मेरा एस लैम्डा सी है, दैट बिकम्स इक्वल्स टू यू ए इनटू TS माइनस टी BPE। तो होता क्या है कि जो ड्राइविंग फोर्स है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के केस में, वो रिड्यूस कर जाती है, जिसकी वजह से एरिया जो है वो बढ़ जाता है फॉर द सेम ड्यूटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो डेफिनेटली इस पे आप क्वेश्चन देखोगे, अगर इवापोरेटर पे क्वेश्चन आता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे दिया है कि टेम्परेचर ड्रॉप, जो अवेलेबल टेम्परेचर ड्रॉप होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एरिया भी बढ़ जाता है। ज्यादा एरिया का इवापोरेटर चाहिए होता है फॉर अचीविंग द सेम ड्यूटी इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कहीं से भी सही नहीं है, बट होता तो है, इसे आप रोक भी नहीं सकते, इट हैपेंस। ठीक है, so that's the concept guys. So answer is B, boiling point rise reduces the effective temperature difference for heat transfer, making evaporation less efficient per effect, evaporation less efficient हो जाती है। ठीक है, so good evening everyone, good evening and good evening to all the students जो भी recorded देख रहे हैं। ठीक है, सभी को good evening। Question number 2 guys, and that is a numerical answer type question guys. So आपको इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में आफ्टर द टाइमर, पोल में अटेम्प्ट नहीं करना है। गो फॉर इट। इसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको पहले P2P में करवा चुका हूं,
तो आई डोंट थिंक सो ये एक चैलेंज होगा आपके लिए, इट्स एन इजी क्वेश्चन। ओके, टाइमर तो खत्म हो गया है। अभी तक आप सॉल्व कर रहे हो, करिए गाइस। Groundnut seed contains 35 weight% oil and 65 weight% solids. एक्सट्रैक्शन हुई, और एक्सट्रैक्शन के बाद जो केक बचा, मतलब ग्राउंडनट सीड्स में से ऑयल निकलने के बाद जो सॉलिड्स बचे, उनमें 3 weight% ऑयल था। तो फीड में 35 weight% ऑयल है, और उसके बाद जो रेफिनेट निकला उसमें 3 weight% ऑयल है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑयल लेफ्ट अनरिकवर्ड इन द केक? कितना ऑयल केक में बच गया है? ओके, उसके परसेंटेज कितना, परसेंटेज ऑफ ऑयल लेफ्ट अनरिकवर्ड इन द केक, ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो शिवांशु का आंसर यहाँ पे आया है कि 97.01। शिवांशु, 35 weight% ऑयल में से अगर 3 weight% ऑयल बचा है सिर्फ, तो 97% अनरिकवर्ड कैसे हो गया? खुद सोच के देखो एक बार। परसेंटेज ऑयल लेफ्ट अनरिकवर्ड, 35 weight% में से अब 3 weight% बचा है, और तुम कह रहे हो कि 97.01। सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन मैं लगभग 2 बार करवा चुका हूं, मुझे याद है। सेम सेम पैटर्न पे ऑलरेडी मैं 2 क्वेश्चंस आपको दे चुका हूं पिछले P2Ps में, एंड स्टिल यू गाइस आर नॉट एबल टू सॉल्व। प्रैक्टिस टू परफेक्शन है गाइस, प्रैक्टिस करनी है ताकि परफेक्शन अचीव हो। परफेक्शन दिख नहीं रही है कहीं पे। एनीबडी सॉल्विंग, या फिर मैं बताऊं? चलिए देखते हैं तो फिर। ग्राउंडनट सीड्स है, उसमें 35 weight% ऑयल है और 65 weight% सॉलिड है। तो अगर मैं बेसिस मान लेता हूं 100 kg का, अगर 100 kg का बेसिस मान लेता हूं, तो इसका मतलब उसमें 35 kg ऑयल होगा एंड 65 kg बाकी के जो सॉलिड्स है वो होंगे। अब ये जो सॉलिड्स है, ये तो एज इट इज रहेंगे। जो सॉल्वेंट आएगा वो तो सिर्फ ऑयल को लेकर के जाएगा, सॉलिड्स को लेकर के नहीं जाएगा। तो 65 kg जो सॉलिड्स है रिमेन्स एज इट इज इवन आफ्टर द एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के बाद भी ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि एक्सट्रैक्शन ऑयल का होगा, इन सॉलिड्स का नहीं। ठीक है, तो केक के अंदर दे रखा है, केक के अंदर में दिया हुआ है कि 3 weight% हमारा जो है वो ऑयल है केक के अंदर। तो रेजिड्यूल केक के अंदर 3 weight% ऑयल है। इसका मतलब क्या हुआ? 97 weight% सॉलिड होगा। तो 97 weight% सॉलिड है, और सॉलिड का मास कितना है? 65 kg। तो केक के अंदर 65 kg सॉलिड्स है, जो कि केक के टोटल मास का 97% है। तो केक का मास कितना हुआ? मास ऑफ द रेसिड्यूल केक, मास ऑफ द रेसिडुअल केक। सो मास ऑफ द रेसिडुअल केक हो जाएगा 65 डिवाइड बाय 0.97, और इसे जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 67.01। तो 67.01 kg इज द मास ऑफ द रेसिडुअल केक। अगर ये मास ऑफ द रेसिडुअल केक है और केक में 3 weight% ऑयल है, तो रेसिडुअल केक में ऑयल का वेट कितना है? मास ऑफ
oil in cake. So that will be 0.03 into 67.01 and guys इसको solve करके आता है 2.01 kg. So अगर 35 kg oil initially feed में था तो उसमें से 2.01 kg oil ही अब बचा है. So this is the oil unrecovered. So percentage oil unrecovered कितना होगा? Percentage oil unrecovered. ठीक है. So that will be 2.01 kg unrecovered है. टोटल था 35 मल्टीप्लाई बाय 100 और अगर इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 5.74%, जिसे हम इंटीजर मान लेते तो 6% के आसपास हमारी अनरिकवर्ड रह जाएगा. तो 94% से ज्यादा की रिकवरी हो जाएगी और 5.74% हमारा अनरिकवर्ड रह जाएगा. सो दैट इज अ क्वेश्चन, सिंपल मास बैलेंस क्वेश्चन. एंड मेरी प्रीवियस P2P लेक्चर्स के अंदर सिमिलर पैटर्न पे मैं ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करवा चुका हूं. ठीक है. तो गाइस प्रैक्टिस करनी है परफेक्शन के लिए. ये नहीं कि तुम ठसो के दोबारा आ जाओ और तुम्हें फिर कुछ ना आता हो. सो दैट इज वेरी सरप्राइजिंग कि कोई भी बच्चा आंसर नहीं कर पाया. एंड गाइस जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है अगर उसका आंसर आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर मेरा आंसर आ गया था, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आपका आंसर आ गया है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू. गो फॉर इट. गाइस दिस इज लेक्चर नंबर 12 ऑफ द P2P सीरीज. इससे पहले के जो 11 लेक्चर्स है वो अगर आपको देखने हैं तो उनकी प्लेलिस्ट जो है हमारे यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट केमिकल पर अवेलेबल है. अनअकैडमी गेट केमिकल पर अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहां पर 4th या 5th नंबर पे है प्रैक्टिस टू परफेक्शन सीरीज. तो उस प्लेलिस्ट में आपको पिछले पूरे 11 लेक्चर्स मिल जाएंगे. तो आप जरूर देखना फॉर योर प्रैक्टिस एंड फॉर बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट्स. सो इस क्वेश्चन में 75% स्टूडेंट्स ने आंसर किया है ए और बाकी फिर एक 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 बच्चे ने बी सी और डी को चूज किया. तो फिल्ट्रेशन के दौरान अगर केक का रेजिस्टेंस बढ़ता है टाइम के साथ साथ, जो कि बढ़ता ही है, केक की थिकनेस बढ़ती है तो केक का रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है. व्हाट इज द एक्सपेक्टिव क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑन द फ्लो रेट क्यू? तो ऑब्वियस सी बात है अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, तो फ्लो रेट क्या होगा? कम होता रहेगा. इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन. आप बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि रेट कांस्टेंट रहे और हम प्रेशर बढ़ाते रहे, जैसा कि कांस्टेंट रेट फिल्ट्रेशन में होता है. तो गैस उसके लिए क्वेश्चन में मेंशन होना जरूरी है चीज. ठीक है. क्योंकि अगर मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम हमेशा कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन की बात करते हैं. फिल्ट्रेशन के अंदर हम पढ़ते हैं केक फिल्ट्रेशन को बाय डिफॉल्ट और केक फिल्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन को बाय डिफॉल्ट. ठीक है. तो केक रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन का जो फ्लो रेट है, फिल्ट्रेट का जो फ्लो रेट है वो डिक्रीज होता रहेगा. एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन. कि अगर ड्राइविंग फोर्स कांस्टेंट रहेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ने पर जो आपका फ्लक्स है वो रिड्यूस करेगा, बिकॉज फ्लक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. So as resistance increases, flux decreases. So that is why the option A is correct option. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अनदर NAT टाइप क्वेश्चन जिसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में टाइमर के बाद. और इसके जैसा क्वेश्चन भी मैं आपको ऑलरेडी पहले करवा चुका हूं. सो लेट्स सी गाइस कि कौन इसको कर पाता है. मैं टाइम बढ़ा देता हूं उसको करने के लिए, आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं इसको सोल्व करने के लिए. गो फॉर इट.
ये 2 मिनट तो पूरे हो गए हैं बट किसी ने आंसर नहीं निकाला है। ओके, एक आंसर आनंद ने दिया है, बी, आंसर है बी। और कितना मिलीग्राम ज्यादा? 0.8 मिलीग्राम पर ग्राम मोर फिनोल, आनंद के हिसाब से। अदिति ने आंसर दिया है 6 मिलीग्राम, बट अदिति किसने ज्यादा एड्सॉर्ब किया ये तो बताओ। ए ने ज्यादा एड्सॉर्ब किया या बी ने ज्यादा एड्सॉर्ब किया? बी ने ज्यादा एड्सॉर्ब किया। ओके, तो दो आंसर्स मेरे पास आए हैं। एनीबडी एल्स सॉल्विंग या फिर हम आगे बढ़े? सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पहले 2 बार करवा चुका हूँ। बिल्कुल डिट्टो सेम। जो बच्चे पहले लेक्चर से अटेंड कर रहे हैं तो उन्हें याद आएगा इस स्टेटमेंट को देखकर कि हाँ, सेम ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, बिल्कुल डिट्टो से। तो 100 मिलीलीटर का फिनोल सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 100 मिलीग्राम पर लीटर। 1 लीटर में कितना? 100 मिलीग्राम फिनोल। अगर 1 लीटर में 100 मिलीग्राम फिनोल है तो 100 ml में कितना होगा? 100 ml मतलब 0.1 लीटर। तो 0.1 लीटर में आ जाएगा 10। तो यहाँ पे कितना है? एक्चुअली में 10 मिलीग्राम फिनोल प्रेजेंट है इनिशियल सॉल्यूशन में। अब 5 घंटे के बाद सॉल्यूशन ए में तो बचता है 50 मिलीग्राम पर लीटर। अगर 1 लीटर में 50 मिलीग्राम है तो 0.1 लीटर में कितना? दैट इज 5। और बी में बचता है 20 मिलीग्राम पर लीटर। अगर 1 लीटर में 20 है तो फिर 0.1 लीटर में कितना होगा? 2 बचेगा। तो इनिशियली यहाँ पे 10 था, 5 आवर्स के बाद यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 2। अब ये जो 5 यहाँ पे मेरे पास है, एड्सॉर्ब किसने किया? एड्सॉर्बेंट मेरे पास यूज किया मैंने 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम का एड्सॉर्बेंट यूज हुआ है। तो 0.5 ग्राम के एड्सॉर्बेंट के हिसाब से अगर पहले 10 मिलीग्राम था और 5 घंटे के बाद 5 मिलीग्राम बचा, तो एड्सॉर्ब कितना किया एड्सॉर्बेंट ने? 5 मिलीग्राम एड्सॉर्ब किया। तो 5 मिलीग्राम अगर 0.5 ग्राम ने एड्सॉर्ब किया है तो एक्चुअली में 5/0.5 10 मिलीग्राम पर ग्राम एड्सॉर्ब हुआ है फ्रॉम द साइड ऑफ ए। इसी तरह अगर बी का देखेंगे तो पहले 10 था, फिर 2 बचा, तो 8 एड्सॉर्ब हुआ। और 8/0.5 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16 मिलीग्राम पर ग्राम। ठीक है, तो पहले वाले ने 10 मिलीग्राम पर ग्राम एड्सॉर्ब करा और बी ने 16 मिलीग्राम पर ग्राम एड्सॉर्ब करा। तो दोनों का डिफरेंस कितना? 16 - 10 दैट इज 6 मिलीग्राम पर ग्राम। बी ने ज्यादा एड्सॉर्ब किया। मतलब अगर प्रैक्टिस हो तो आई थिंक इस क्वेश्चन के लिए आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, इतना इजी क्वेश्चन है। पेन भी नहीं चलाना। 100 मिलीलीटर का सॉल्यूशन है मतलब 0.1 लीटर का। तो 0.1 लीटर के हिसाब से इनिशियल कितना फिनोल है? 10। 5 घंटे बाद ए में कितना बचा? 5। 10 - 5 कितना एड्सॉर्ब हुआ? 5 एड्सॉर्ब हुआ। 5 मिलीग्राम एड्सॉर्ब हुआ। किसने एड्सॉर्ब किया? 0.5 ग्राम ने एड्सॉर्ब किया। तो मिलीग्राम पर ग्राम में कितना एड्सॉर्ब हुआ? 5/0.5, 10 एड्सॉर्ब हुआ। दूसरा देखे तो 10 इनिशियली था लेकिन बचा 2। कितना एड्सॉर्ब हुआ? 8। और अगर 8 मिलीग्राम एड्सॉर्ब हुआ है 0.5 ग्राम के द्वारा तो 1 ग्राम के हिसाब से कितना एड्सॉर्ब हुआ होगा? 16। तो 16 - 10 6। 6 ज्यादा एड्सॉर्ब हुआ है। इतना सिंपल क्वेश्चन है यार। आप लोगों ने अपना लेवल इतना क्यों गिरा रखा है कि ये सिंपल मास बैलेंस के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, जबकि इसकी प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो लेवल उठाओ यार। मतलब जिसमें कैलकुलेटर भी नहीं चाहिए, सिंपल बस सोच के ही हो जाएगा, वैसे क्वेश्चन तो कर सकते हो ना, इसमें क्या चैलेंज है? तो 6 मिलीग्राम पर ग्राम इज द आंसर। और बी ज्यादा एड्सॉर्ब करता है। बी एड्सॉर्ब्स 6 मिलीग्राम पर ग्राम मोर। ठीक है, तो रेफरेंस के लिए मैंने पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे डिटेल में लगाया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
ये न्यूमेरिकल कोई गेट वाले न्यूमेरिकल नहीं है जिसमें तुम्हें कैलकुलेटर चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, सिंपल न्यूमेरिकल है। मास बैलेंस लगाओ, आंसर निकालो, खत्म। ओके, तो यहाँ भी सरप्राइजिंगली सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स का करेक्ट है। आई थिंक 4 बच्चों का करेक्ट है और 4 बच्चों ने गलत किया, सिर्फ 8 ही बच्चों ने पोल अटेम्प्ट किए। फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, अगर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कांस्टेंट है तो डबलिंग द पाइप डायामीटर विल कॉज द प्रेशर ड्रॉप टू। तो गाइस, फॉर ए लेमिनार फ्लो इन द केस ऑफ ए पाइप, when the flow is fully developed, the pressure drop and the dia are related via the Hagen-Poiseuille relation। और Hagen-Poiseuille relation हमें बोलता है कि जो प्रेशर ड्रॉप होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस की पावर 4, रेडियस की पावर 4 या फिर डाया की पावर 4। तो अगर जो मेरा डायामीटर है वो डबल हो जाता है, इफ डायामीटर डबल्स, तो 2 की पावर 4 से प्रेशर ड्रॉप चेंज होगा, और 2 की पावर 4 कितना है, 16। देन प्रेशर ड्रॉप डिक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 16। मतलब जो न्यू प्रेशर ड्रॉप होगी दैट विल बी ओल्ड प्रेशर ड्रॉप डिवाइड बाय 16। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बाकी मैंने रेफरेंस के लिए पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा रखा है, हेगन पॉइसले रिलेशन। ठीक है, और यहाँ पे एक एक चीज का मैंने मीनिंग क्लियर कर रखा है, और फिर बता रखा है कि डायमीटर डबल होने से किस तरह से डेल्टा पी न्यू चेंज होता है। और फाइनली फिर शॉर्ट में भी लिखा हुआ है कि डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू 1/d⁴ होता है, डी डबल होगा तो 1/16 ऑफ दी ओरिजिनल बन जाएगा। आगे बढ़ते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। 9 बच्चों ने अभी तक आंसर किया है, टोटल स्टूडेंट्स 20 है। 10 बच्चों ने आंसर कर दिया है, 10 ने आंसर कर दिया, 10 ने नहीं किया। बाकी 10 क्या करने आए हैं भाई यहाँ पे, लंगर खाने आए हो? सरप्राइजिंग, हाँ। 10 स्टूडेंट आंसर्ड एंड बाकी 10 ने आंसर ही नहीं किया है। क्या बात है यार। अभी नवरात्रे आने वाले, तब चलेंगे लंगर, तब खा लेना यार। मेरी क्लास में जरूरी है तुम लंगर खाने आते हो? 10 बच्चे पोल अटेम्प्ट कर रहे हो, बाकी के 10 देख रहे हैं। क्या देख रहे हो भाई, क्वेश्चन ही तो है। सो लेमिनार फ्लो ओवर ए फ्लैट प्लेट, ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया था कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर के अंदर। लेमिनार फ्लो ओवर ए फ्लैट प्लेट, द लोकल रेनॉल्ड्स नंबर एट ए डिस्टेंस x इज गिवन बाय। ठीक है, तो गाइस रेनॉल्ड्स नंबर तो वही होता है रो वी डी बाय म्यू या रो वी एल बाय म्यू। लोकल रेनॉल्ड्स नंबर के केस में जो एल होता है वो बन जाता है एक्स, जहां पे एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज। लीडिंग एज से कितना डिस्टेंस होता है, एक्स। ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो हम लेते हैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, और फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी को बोलते हैं यू इन्फिनिटी।
और जो रो है और जो म्यू है, उन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू। न्यू मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी या मोमेंटम डिफ्यूजिविटी। सो यू इन्फिनिटी एक्स बाय न्यू, दिस इज द लोकल रेनॉल्ड्स नंबर गाइस। ठीक है, अगेन इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे मेरी लेक्चर सीरीज में, क्योंकि जो बाउंड्री लेयर थ्योरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द पीएसयू एग्जाम्स। सो फिलहाल के लिए इट्स द आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 7। सो हेयर यू मे नीड द कैलकुलेटर गाइस, यहाँ पे तो कैलकुलेटर चाहिए होगा, कैलकुलेटर के बिना काम नहीं चलेगा। सो दैट मे टेक टाइम, तो आई एम गिविंग यू 1 more minute टू सॉल्व। देखो रैली की क्वेश्चन आप लोगों को याद होगी। सिंपल, आपको बस फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करना है, फॉर्मूला पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। यू जस्ट नीड टू पुट द फॉर्मूला। एंड गाइस मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके रखो, क्योंकि लेक्चर P2P सीरीज का यूट्यूब पे होगा कि स्पेशल क्लास में होगा। ओके, और उसका जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल पर ही मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आप ज्वाइन करके रखो, बिकॉज क्लास का जो अपडेट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। ठीक है, ओके, किसी ने भी अभी तक आंसर नहीं किया है गाइस, 2 मिनट्स का टाइम पूरा हो गया है, बट नो आंसर इज बीन रिपोर्टेड येट। एनीवन सॉल्विंग, कोई सॉल्व कर रहा है क्या? एक अवनीश ने आंसर दिया है शायद, अवनीश का आंसर सही है, बाकी किसी ने भी आंसर नहीं दिया। तो गैस इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, 62 मोल%। ठीक है, सो बड़ा सिंपल है, F इज इक्वल्स टू D+W। सेकेंड हम जानते हैं कि F(XF) इज इक्वल्स टू D(XD) प्लस W(XW). एंड देन हम जानते हैं कि ln ऑफ F(XF) डिवाइड बाय W(XW) equals to alpha times ln of f into 1 minus xf डिवाइड बाय w into 1 minus xw। तो ये जो इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस का यूज करके इन इक्वेशंस का यूज करके आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो एक्स डी की। ठीक है, इन्होंने पूछा व्हाट इज द एवरेज कंपोजिशन ऑफ ए इन द डिस्टिलेट। सो एवरेज कंपोजिशन ऑफ ए इन द डिस्टिलेट विल बी 62 मोल%। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। ये तीन इक्वेशंस मैंने आपको बता दी है, और इन तीनों इक्वेशंस की मदद से आप आंसर निकाल सकते हो 62 मोल%। सिर्फ अवनीश का आंसर करेक्ट आया है, बाकी सबका गलत है।
आगे बढ़ते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, एंड दिस टाइम द क्वेश्चन इज फ्रॉम द कैस्केड। 43.75 आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है आनंद, दोबारा सॉल्व करना, 6 to 2 भी आ जाएगा। Okay, in a cascade control architecture, which one is a critical condition for the optimal performance? ओके, सो 1 2 3 स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया है सही, बाकी सबका है गलत। तो गैस कैस्केड कंट्रोल आर्किटेक्चर में ना एक कंडीशन होती है जो आप लोगों को याद रखनी है। आप लोग अपने नोट्स में भी नोट डाउन कर सकते हो आईपीसी के। और वो कंडीशन है कि कैस्केड कंट्रोल के अंदर जो इनर लूप होता है ना, वो 4 टाइम्स फास्ट होना चाहिए देन दी आउटर लूप। ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन से हम काफी कुछ सीख सकते हैं। इन ए कैस्केड कंट्रोल सिस्टम, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस रिलाइज ऑन द इनर लूप। इनर लूप मतलब कि सेकेंडरी लूप। तो सेकेंडरी लूप पे डिपेंड करती है इसकी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। ऑप्टिमल परफॉर्मेंस अगर होगी तो वो सेकेंडरी लूप मतलब कि इनर लूप पे डिपेंड करती है। और इनर लूप रिएक्ट करे फास्ट, रिएक्टिंग मच फास्टर। ठीक है, इनर लूप रिएक्टिंग मच फास्टर टू डिस्टर्बेंसेस देन द आउटर लूप। तो इनर लूप है और रिएक्ट करता है मच फास्टर टू द डिस्टर्बेंसेस देन द इनर लूप या प्राइमरी लूप। ठीक है, दिस अलाउज द इनर लूप टू करेक्ट इश्यूज बिफोर दे सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द आउटर लूप। तो इस वजह से होता क्या है कि कोई भी डिस्टरबेंस अगर इनर लूप में आती है तो इनर लूप उसे जल्दी से करेक्ट कर लेता है। मतलब जो सेकेंडरी डिस्टरबेंसेस है, इससे पहले कि वो प्राइमरी लूप के अंदर अपना अफेक्ट डाले, जो हमारी सेकेंडरी डिस्टरबेंसेस है वो प्राइमरी लूप के अंदर अपना इफेक्ट डाले, इससे पहले ही जो सेकेंडरी लूप है ना, वो डिस्टरबेंसेस को करेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए वाइडली एक्सेप्टेड गाइडलाइन, तो ये गाइडलाइन है इसलिए मैं आपको नोट डाउन करने के लिए कह रहा हूं अपने नोट्स में। इट्स अ वाइडली एक्सेप्टेड गाइडलाइन दैट द इनर लूप्स रिस्पॉन्स पीरियड शुड बी एटलीस्ट 4 टाइम्स शॉर्टर देन द आउटर लूप्स। जो रिस्पॉन्स टाइम होगा, जो रिस्पॉन्स पीरियड होगा इनर लूप का, जो वो 4 गुना कम होना चाहिए आउटर लूप से। आउटर लूप मतलब प्राइमरी लूप से। ठीक है, मीनिंग द इनर लूप मस्ट बी 4 टाइम्स फास्टर। दिस एंश्योर्स द इफेक्टिव कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, मेकिंग ऑप्शन सी द करेक्ट चॉइस। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कैस्केड की जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं तो ये पॉइंट हमें हमेशा ध्यान में रखता है कि कैस्केड कंट्रोल स्ट्रेटेजी की डिजाइनिंग के टाइम पे जो हमारा इनर लूप है दैट शुड बी 4 टाइम्स फास्टर देन द आउटर लूप, सो दैट सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस का कोई भी इंपैक्ट हमें प्राइमरी लूप में देखने को ना मिले। सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस का जो भी इफेक्ट है वो हमारा सेकेंडरी लूप ही जल्दी से काउंटर काउंटर कर दे, और उसका जो इफेक्ट है वो प्राइमरी लूप तक ना दिखे। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस लॉजिक। तो ये गाइडलाइन है और ये गाइडलाइन आपको हमेशा ध्यान रखनी है, नोट डाउन कर लेना कि इनर लूप इन द कैस्केड स्ट्रेटेजी मस्ट बी 4 टाइम्स फास्टर देन द आउटर लूप। ठीक है, तो दैट्स द पॉइंट गाइस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। गो फॉर इट गाइस।
ओके, तो बच्चों ने आंसर तो किया है, आई डोंट नो कैसे आंसर किए क्योंकि इन्फ्लेक्शन पॉइंट की यहाँ पे बात हो रही है। अब किसी भी कर्व का इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है? ठीक है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर जो कर्व है वो अपना नेचर चेंज करती है। ठीक है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट से पहले नेचर कुछ और होता है और इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद नेचर कुछ और होता है। ठीक है, तो मान लो पहले अगर जो मेरी कर्व है वो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग थी, तो हो सकता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग बन जाए। या फिर पहले अगर मेरी कर्व इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग थी, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद रिवर्स हो गए, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग चलने लगे, है ना। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो पॉइंट है जिसके पहले और जिसके बाद जो कर्व है वो अपना नेचर चेंज कर लेती है। ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मीनिंग होता है। अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट मैथमेटिकली कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था 12th क्लास में। कैसे पढ़ा था? सबसे पहले हम जो हमारे पास फंक्शन है उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट को हम अगर जीरो सब्सटीट्यूट कर दे तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं, मतलब वो पॉइंट्स जिस पर हमें मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाता है। ठीक है, और चेक करने के लिए हम निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होता है तो पॉइंट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आता है, और सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होता है पॉइंट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा आता है। ठीक है, और अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ जाए तो फिर हम थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं, और थर्ड डेरिवेटिव की जो भी वैल्यू आती है वहां से हमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट का पता लग जाता है ना। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, अगर इसको थोड़ा शॉर्ट बनाना है, कि सेकंड डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे जीरो आ जाता है हम उस पॉइंट को इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो तब ऐसे आता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अब आप लोगों ने इतनी जल्दी तो इसके दो डेरिवेटिव नहीं किए होंगे, है ना। मुझे लगता है तुक्का मार के आप लोगों ने शायद आंसर कर दिया होगा इसका टिक। ओके, तो आइडियली तो क्या प्रोसीजर है कि आपके पास ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, इस ट्रांसफर फंक्शन को आप एक स्टेप चेंज प्रोवाइड करोगे, यूनिट स्टेप चेंज। यूनिट स्टेप चेंज प्रोवाइड करने के बाद इसका लाप्लास इनवर्स निकालोगे। लाप्लास इनवर्स निकालने के बाद आपके पास फंक्शन आएगा वाई टी। टाइम टर्म में एक फंक्शन आ जाएगा वाई टी। अब वाई टी का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, और फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद आप उसे जीरो पुट करोगे, और वहां से जो वैल्यू आएगी टी की, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, है ना। तो इतना सब तो आप लोगों ने नहीं किया होगा, तो इतना सब करना है। ठीक है, तो आंसर है बी, दैट इज टी इज इक्वल टू टाउ। और आप देख सकते हो कि पहले मेरे पास जीएस था, मैंने यूनिट स्टेप चेंज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया 1/s का। ओके, बेसिकली अब 1/s का चेंज इंट्रोड्यूस करने के बाद ये बन जाता है y बार s। ठीक है, व्हेन आई इंट्रोड्यूस द चेंज ऑफ यूनिट स्टेप। ठीक है, अब इसका जब लाप्लास इनवर्स निकालेंगे तो ये आपके पास लाप्लास इनवर्स की क्वेश्चन आएगी। और अब ये जो क्वेश्चन टाइम डोमेन में हमारे पास आ गई है, इसका जब हम स्लोप निकालेंगे, सॉरी, इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी, जिसको आगे सोल्व करके फर्दर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई करने के बाद टी बाई टाउ स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। अब इसी का सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम, और सेकेंड डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास ये क्वेश्चन बनेगी, ये हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव की क्वेश्चन है। अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव को जीरो पुट कर देंगे, और जीरो पुट करके हमारे पास आएगा कि एक्सपोनेंशियल तो जीरो हो नहीं सकता, टाउ जीरो है नहीं, तो टाउ माइनस टी जीरो होगा, जिसका मतलब टी की वैल्यू टाउ हो जाएगी। तो टी की वैल्यू जो टाउ है ये हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, या टाइम ऑफ मैक्सिमम स्लोप है। सो टाउ पे आपको यहाँ पर मैक्सिमम स्लोप देखने को मिलेगा या इन्फ्लेक्शन पॉइंट देखने को मिलेगा। सो दैट इज अ प्रोसीजर, है ना। ऑब्वियसली अब इतना मुश्किल क्वेश्चन तो आप नहीं सोल्व कर पाओगे पीएससी एग्जाम में, तो आप याद रख सकते हो, फिलहाल इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो कि अगर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपके पास आता है, क्योंकि ये जनरल फॉर्म में नहीं लिखी है, यहाँ पे टाउ की जगह 5 भी दे सकता है, तो आपका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हो, है ना, याद तो रख ही सकते हैं। तो इसको हम अपने नोट्स में लिखकर या नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि इन जनरल जो हमारे पास रिलेशन आया है उसे हम आगे यूज कर पाए, इफ वी गेट सम क्वेश्चन ऑन दिस। ठीक है,
और अभी रिसेंट जो एचपीसीएल का एग्जाम हुआ था उसमें भी आप देखोगे तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, बिकॉज कोहेन कॉन्टूनिंग से ही लगभग 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट का जो डिस्कशन होता है वो कोहेन कॉन्टूनिंग में ही होता है, ठीक है, क्योंकि कोहेन कॉन्टूनिंग में ही आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दैट टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, एंड दैट कम्स द मास ट्रांसफर गाइस। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वही 6-7 बच्चों ने ही आंसर किया है अभी तक। ओके, ग्रेट। So an experiment reports increasing the liquid agitation doubles kx। अगर आप लिक्विड का एजिटेशन इंक्रीज कर देते हो तो मास ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ द लिक्विड साइड इंक्रीज कर जाता है, while ky is unchanged। मास ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ द गैस साइड उतना ही रहता है क्योंकि आपने तो लिक्विड एजिटेशन किया था। द मेजर्ड ओवरऑल मास ट्रांसफर कोफिशिएंट इंक्रीजेस बाय लेस देन 5% ओनली। ओवरऑल मास ट्रांसफर कोफिशिएंट कोई खास इंक्रीज नहीं है। What does this imply about the controlling resistance? तो controlling resistance क्या होगा guys? अगर आप kx को डबल कर दोगे तो फिर जो m by kx वाली टर्म होती है 1 by कैपिटल ky में, वो तो बहुत ही कम हो जाएगी। और ky में तो खास चेंज आया नहीं है, तो m by kx आपका बहुत ज्यादा कम हो गया, स्मॉल ky उतना ही है। तो ऑब्वियसली जो हमारा गैस फेज रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा। लिक्विड फेज रेजिस्टेंस आपने कम कर दिया है, तो अगर गैस फेज रेजिस्टेंस ज्यादा है तो गैस साइड ही कंट्रोल करेगी, दैट इज बी, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा रिलेशन होता है कि 1 बाय कैपिटल के वाई इज इक्वल्स टू 1 बाय स्मॉल के वाई प्लस एम बाय स्मॉल के एक्स। सो अगर आपका जो के एक्स है ये बढ़ गया है, डबल हो गया है, तो जो एम बाई के एक्स है ये हाफ हो जाएगा, है ना। और इसका मतलब ये हुआ कि 1 बाय स्मॉल के वाई जो है वो बढ़ ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एम बाई के एक्स। और अगर ऐसा हुआ तो 1 बाय कैपिटल के वाई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 बाय स्मॉल के वाई। और इसका मतलब होगा कि गैस साइड कंट्रोल करेगी, क्योंकि जिस साइड में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वही साइड कंट्रोल करती है। The side having more resistance generally controls the overall process, ठीक है। सो देख लेते हैं कि लेडर बोर्ड के हिसाब से क्या स्टेटस है बच्चों के। तो लेडर बोर्ड अगर देखें तो अवनीश यहाँ पर पहले नंबर पर है, और जितने भी ऑब्जेक्टिव थे उसमें से 4 अवनीश के करेक्ट है, शिवांशु के भी 4 करेक्ट है, आनंद के भी 4 करेक्ट है, अवनीश के भी 4, अच्छा 2 अवनीश है, और अदिति के 3 हैं, आर्या के 3, अमन के 2, हरि के 2, मलाठी के 2 एंड शुभम के 2। बाकी कुछ क्वेश्चन ऑब्वियसली न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी थे, है ना। सो दैट इज आल्सो द पॉइंट। और यहाँ पे आनंद ने कुछ अपलोड किया है, ये मेरे ख्याल से बैच डिस्टिलेशन वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसने अपलोड किया होगा मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज मुझे तब से दिख ही रहा था कि इसका पूरा ध्यान बस उस क्वेश्चन का आंसर निकालने पर है, बाकी सीरीज में जो क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा कम है।
तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी है, वैल्यूज पुट करके इन्होंने कुछ कुछ करके 43.75% निकाला है। ठीक है, तो अगर बाकी सारे स्टूडेंट्स का भी यही आ रहा है तो आप मुझे कल तक बता देना, क्योंकि अब मैं पूरी कैलकुलेशन तो चेक नहीं करूंगा। जो बाकी स्टूडेंट्स है, एक बार आप भी बैच डिस्टिलेशन वाले क्वेश्चन का आंसर निकालना। अगर आपका भी यही आता है 43.75, तो मुझे कल अपडेट कर देना। ठीक है। शिवांशु, स्पेशल क्लास में ले रहा हूँ लेक्चर यार, पीडीएफ कैसे भेजू? डाउनलोड कर लेना यार। स्पेशल क्लास में तो फीचर होता है ना पीडीएफ डाउनलोड करने का, आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री क्लास है। यूट्यूब में देर इज नो ऑप्शन ऑफ डाउनलोडिंग द पीडीएफ, स्पेशल क्लास में देर इज एन ऑप्शन ना। बाकी का भी देखेंगे, है ना। अभी तो क्या बोले अब। 10 बच्चे पोल अटेम्प्ट कर रहे हैं, मुश्किल से, है ना। तो देखते हैं, अभी तो भेज देंगे, डोंट वरी। सो आईओसीएल ड्रीम बैच गाइस लाइव हो गया है। अगर आपने अभी तक आईओसीएल ड्रीम बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ले लेना। कल मैं आईओसीएल के ऊपर सेशन लेने वाला हूँ। जो सेशन आप लोगों को याद होगा कि मैंने प्लान किया था संडे को, बट संडे को नहीं हो पाया था, तो वो सेशन मैं कल लेने वाला हूँ। आईओसीएल के उस सेशन में, रोड मैप सेशन में जरूर रहना, उसमें आपको काफी कुछ पता लगेगा। ठीक है। बाकी क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो गया है, तो आप क्रैश कोर्स भी ले सकते हो। अभी कोई सब्जेक्ट आई डोंट नो स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ है, तो आप वो चेक कर लेना एक बार। कोई सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ होगा तो आप डेफिनेटली क्रैश कोर्स ले लेना। बाकी ड्रीम बैच फॉर आईओसीएल 2499 का हमने लॉन्च किया है, एंड अंकुर 073 कोड के साथ ही आपको सब्सक्राइब करना है। और कल आईओसीएल रोड मैप वाले सेशन में आपको बताऊंगा कि क्या क्या एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिलेंगे मेरी तरफ से, जो अंकुर 073 कोड से सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। रैंक इम्प्रूवमेंट बैच भी चल रहा है ना। आप देख लेना उसमें भी क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन लेना। ओके। और पीएसयू टेक्निकल इंटरव्यू का रिकॉर्डेड जो बैच है वो लाइव है। इसमें आपको फ्लूइड मैकेनिक्स मिलेगा, हीट ट्रांसफर मिलेगा और मास ट्रांसफर मिलेगा। और किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए यही 3 सब्जेक्ट्स ही चाहिए होते हैं। एंड ये अब 5999 से रिड्यूस होके प्राइस इसका सिर्फ 2999 कर दिया गया है। तो तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बो आपको 2999 में मिल जाएगा। ठीक है। ओके गाइस, सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मैं आपसे मिलता हूँ कल आईयूसीएल के रोड मैप सेशन पर, जो कि ऑब्वियसली यूट्यूब पर होगा। उसका जो लिंक है वो सुबह से ही मेरे जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उन सब पर मैं शेयर करना शुरू कर दूंगा, ताकि आप लोग उस पर क्लिक करके नोटिफाई मी कर सको। और जैसे ही सेशन लाइव होगा आप मेरे साथ वो सेशन लाइव अटेंड कर सकते हो। कल P2P सीरीज का लेक्चर नहीं होगा। P2P सीरीज लेक्चर के टाइम पर ही आईओसीएल का मैं वो सेशन लेने वाला हूँ। तो 7 PM पर ही आईओसीएल का सेशन होगा। ठीक है। तो उस टाइम पर आप मेरे साथ आके कनेक्ट कर सकते हो और आईओसीएल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब ले सकते हो। सो बाय गाइस, टेक केयर। कल मिलते हैं आईओसीएल के रोड मैप सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।